नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल पीआरएस टीचिंग और ये चैनल जिसमें कि आपको शिक्षा से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से लिया गया पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ाऊंगी। दोस्तों, इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी और इस पाठ में लेखक ने जिस महान व्यक्तित्व के विषय में वर्णन किया है वो देशभक्ति की अनूठी मिसाल है। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRSTeaching_YT। दोस्तों, एक अनुरोध आपसे और भी है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तभी आप इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो अब चलते हैं पाठ के शीर्षक की ओर कि इस पाठ का शीर्षक लेखक ने नेताजी का चश्मा क्यों रखा। दोस्तों, इस पाठ में नेताजी से संबोधित किया गया है सुभाष चंद्र बोस जी को। तो अब सुभाष चंद्र बोस जी देशभक्ति की वो मिसाल है जो हर भारतीय के हृदय में उपस्थित हैं। नेताजी के चश्मे पाठ में नेताजी की एक मूर्ति के विषय में जानकारी दी गई है और जिस मूर्ति को स्थापित करने का उद्देश्य है कि लोग नेताजी के व्यक्तित्व से, नेताजी के कार्यों से प्रभावित हों, देशवासियों में देशभक्ति की भावना विकसित हो और लोग अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सके। इन्हीं सब भावनाओं से ओतप्रोत स्वयं प्रकाश जी ने इस पाठ को लिखा है। दोस्तों, नेताजी के व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो आप सभी जानते होंगे कि नेताजी ने ऐसे ओजस्वी नारे दिए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो आदि। और इसके साथ ही साथ उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की। इस बात से भी आप अवगत होंगे। अब हम बात करते हैं लेखक जो स्वयं प्रकाश जी हैं उनके जीवन परिचय के संबंध में। उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने किन किन रचनाओं को लिखा, उनकी भाषा शैली किस प्रकार की है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों हम स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय की ओर। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। दोस्तों, स्वयं प्रकाश जी का बचपन और नौकरी का अधिक समय राजस्थान में व्यतीत हुआ। इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और इसके बाद वो भोपाल में रहने लगे। भोपाल में रहते हुए ही स्वयं प्रकाश जी ने वसुंधरा पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। दोस्तों, स्वयं प्रकाश जी 8वें दशक में उभरे और आज की समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। अर्थात जो समकालीन कहानियां हैं उनमें वो सर्वश्रेष्ठ कहानीकार के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान ये उल्लेखनीय कहानियां हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन ये उपन्यास भी
चर्चा का विषय बने। दोस्तों, स्वयं प्रकाश जी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वह पुरस्कार है पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। स्वयं प्रकाश जी ने अपने लेखन में जिस विषय को मूल रूप से उभारा है वो है मध्यम वर्ग की जीवन शैली। अपने लेखन के माध्यम से स्वयं प्रकाश जी ने मध्यम वर्ग का शोषण स्पष्ट किया है और उसके विरुद्ध लोगों में चेतना को जागृत करने का कार्य भी किया है। हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर जो भेदभाव समाज के अंतर्गत विद्यमान है, उस भेदभाव का विरोध करने के लिए स्वयं प्रकाश जी ने अपनी आवाज़ को उठाया और इन्होंने रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ इनकी हिंदी की जो वाचिक परंपरा है उसको समृद्ध करती हैं। दोस्तों, देश के विषय में स्वयं प्रकाश जी का एक अभिन्न विचार है। उनके लिए देश की परिभाषा कुछ अलग है। उनका मानना है कि चारों ओर सीमाओं से जो घिरा हुआ भूभाग है उसका नाम देश नहीं होता। उनके अनुसार देश का निर्माण उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, जो प्रकृति है अर्थात नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, पशु पक्षी आदि से मिलकर बनता है। और देशभक्ति का भाव का क्या आशय है, इसे स्पष्ट करते हुए स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है कि जो देश में जितने भी प्राणी हैं, जो जीव जंतु हैं, उन सभी के प्रति प्रेम करना और उनकी सुरक्षा करना, उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। दोस्तों, इतनी उच्च कोटि की देशभक्ति स्वयं प्रकाश जी के व्यक्तित्व में निहित है। तो जो पाठ हम पढ़ेंगे, इस पाठ में लेखक ने कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह भी बताया है कि देश के विकास में किसी भी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता, बल्कि सभी वर्ग के लोगों का योगदान सम्मिलित होता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे इस कहानी में कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं। तो आइए अब मैं आपको पात्रों के संबंध में विस्तार से बताती हूँ। दोस्तों, इस कहानी की कथा वस्तु मुख्य रूप से 3 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है, जो हैं पानवाला, हालदार साहब और चश्मे वाला। तो सबसे पहले तो पानवाले के संबंध में मैं आपको बताती हूँ कि पानवाले का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। पानवाला एक काले रंग का मोटा व्यक्ति है। वो बातूनी और खुशमिजाज है। हमेशा पान खाने की उसकी आदत है और वो कस्बे की सभी सूचनाओं का केंद्र बिंदु है, अर्थात कस्बे में घटित सभी सूचनाओं की उसके पास जानकारी होती है। वो कैप्टन का मजाक उड़ाता है, लेकिन कैप्टन की मृत्यु होने पर वह स्तब्ध हो जाता है। दोस्तों, कहानी का जो अगला पात्र है वो है कैप्टन, जो एक चश्मा विक्रेता है, एक गरीब फेरी वाला है। यह नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत है, सच्चा देशभक्त है
और अपने नाम को सार्थक करने वाला है, लेकिन शारीरिक रूप से यह कमज़ोर है। दोस्तों, कहानी का जो सर्व प्रमुख पात्र है वो है हालदार साहब, और ये स्वयं लेखक ही हैं। हालदार साहब जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनका हृदय दया भाव से परिपूर्ण है, भावुक हैं, अत्यंत संवेदनशील वो हैं, और हालदार साहब भी एक सच्चे देशभक्त हैं। दोस्तों, अब मैं चर्चा करूंगी इस पाठ के जो प्रमुख बिंदु हैं। कस्बे का, इस पाठ में कस्बे का सामान्य परिचय दिया गया है। मूर्ति के अधूरेपन का उल्लेख लेखक ने किया है। हालदार साहब के जो कौतूहल है उसका वर्णन लेखक ने किया है। कैप्टन के देश प्रेम के विषय में जानकारी कराई गई है। कैप्टन के व्यक्तित्व का परिचय लेखक ने कराया है, और साथ ही हालदार साहब का कैप्टन की मृत्यु पर दुखी होना भी बताया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो लेखक ने बताई है वो है बच्चों द्वारा सरकंडे का चश्मा बनाना। दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस पाठ का विस्तार से अध्ययन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस पाठ में जो पहला पेज है उस पहले पेज में कस्बे के संबंध में जानकारी प्रदान की गई है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। अर्थात हालदार साहब हर 15 दिन के बाद उस कस्बे में आते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, और जिसे बाज़ार कहा जा सके एक छोटा वैसा ही बाज़ार था। अर्थात यहाँ पर लेखक ने ये बताया है कि कस्बा जो गांव से बड़ा होता है और शहर से छोटा होता है। इस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना स्थापित था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, और एक नगर पालिका भी थी। दोस्तों, नगर पालिका उस कस्बे में थी, तो नगर पालिका कुछ कार्य भी करती रहती थी। नगर पालिका के कार्यों से आप अवगत होंगे कि नगर पालिका का कार्य होता है नगर की जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत करवाना, नगर के जो नगरवासी हैं उनको पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाना, बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाना, अगर कोई बीमारी है या महामारी है तो उससे लोगों को उनको दवाई आदि उपलब्ध कराना आदि कार्य नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इस कस्बे में भी जो नगर पालिका थी वो कुछ इस तरह के कार्य कर देती थी। कभी कभी कोई सड़क पक्की बनवा देती थी, तो कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी जिससे कि कबूतर आराम से रह सकें, कभी कभी कवि सम्मेलन आयोजित करवा दिया। इसी नगर पालिका में एक उत्साही बोर्ड था, अर्थात जो प्रशासनिक अधिकारी थे, एक बार उन्होंने एक शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा को स्थापित करवा दिया। दोस्तों, यह संपूर्ण कहानी उसी प्रतिमा के विषय में है, और बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। अब लेखक आगे बता रहे हैं कि उसे पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन जो मूर्ति में एक ऐसी कमी है जिसके आधार पर इस कहानी को उसने लिखा है,
उसका अनुमान है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी जो नगर पालिका के अधिकारी थे उनको नहीं थी, और अच्छी मूर्ति की लागत कितनी होगी इसका अनुमान भी उन्हें नहीं था। तीसरी समस्या उनके सामने ये थी कि जो बजट था वो बजट बहुत ज़्यादा था। इस कारण वो अधिकारी जो थे वो ऊहापोह की स्थिति में थे। ऊहापोह अर्थात अनिश्चितता की स्थिति में। तो इस कारण उनका काफ़ी समय बर्बाद हुआ था। इन्होंने लोगों को अतः अन्य उच्च अधिकारियों को चिट्ठी लिखी इस कार्य को पूर्ण कराने के लिए, लेकिन लेखक को ऐसा लगता है कि इन सभी के कारण जो नगर पालिका बोर्ड था उसका काफ़ी समय बर्बाद हुआ था। एक सबसे बड़ी और समस्या थी कि बोर्ड की जो शासनावधि थी, बोर्ड का जो कार्यकाल था वो समाप्त होने वाला था। तो उस अंतिम समय में ये निर्णय लिया गया मूर्ति स्थापित करने का, और इसी कारण किसी अच्छे कलाकार को मूर्ति निर्माण का कार्य न देकर एक स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया गया। और यह कार्य सौंपा गया कस्बे के एक हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर थे जिनका नाम मोतीलाल था। मोतीलाल जी ने महीने भर में मूर्ति को बनाकर स्थापित करने का विश्वास अधिकारियों को दिला दिया। अब लेखक मूर्ति के विषय में जानकारी करा रहा है कि मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची जो मूर्ति स्थापित की गई थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आधी मूर्ति थी, अर्थात छाती तक मूर्ति थी, और 2 फुट की ऊंचाई थी, जिसे कहते हैं बस्ट, जिसे बस्ट कहते हैं। बस छाती तक की मूर्ति बनाई गई। वो मूर्ति देखने में सुंदर लग रही थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कम सिन। फौजी वर्दी नेताजी पहनते थे, तो मूर्ति में भी फौजी वर्दी को बनाया गया था। मूर्ति को जब आने जाने वाले लोग देखते थे, उन्हें मूर्ति को देखकर नेताजी द्वारा दिए गए नारे अनायास ही याद आ जाते थे। नेताजी ने नारे दिए थे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो। इस दृष्टिकोण से नगर पालिका का जो मूर्ति स्थापित करने का कार्य था एक सफल और सराहनीय प्रयास माना जा सकता है। लेकिन इस मूर्ति में जो एक चीज़ की कमी थी वो अखरती थी, खटकती थी। वो क्या थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। लेकिन चश्मा जो बना हुआ, जो चश्मा लगा था नेताजी के मूर्ति पर, वो चश्मा संगमरमर का नहीं था। यह एक विशेष बात थी। आगे लेखक उस चश्मे के विषय में बता रहा है जो चश्मा मूर्ति पर पहनाया गया था। एक सामान्य चश्मा था और वो सचमुच का चश्मा था। चौड़ा फ्रेम था उसका और काले रंग का था। हालदार साहब जब पहली बार उस कस्बे से गुजरते हैं तो वो चौराहे पर पान खाने के लिए रुके। उसी समय उन्होंने देखा, तो मूर्ति को उन्होंने देखा और मूर्ति को देखकर उनके चेहरे पर एक कौतुक भरे अर्थात आश्चर्य से युक्त मुस्कान बिखर गई। अब नेताजी ने मन ही मन सोचा, वाह, जो मूर्ति पर ये चश्मा, असली चश्मा लगा हुआ है, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, अर्थात चश्मा वास्तविक। हालदार साहब जीप से कस्बे में आते थे, तो जीप कस्बा छोड़कर जब आगे बढ़ गई, लेकिन हालदार साहब के मन में उस मूर्ति के बारे में ही विचार आते रहे।
और अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। अर्थात उन्होंने जो मूर्ति पर चश्मा लगा दिया था, ये इस कार्य को हालदार साहब एक सराहनीय कार्य मानते हैं। उनका विचार है कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है जो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। अर्थात समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देशभक्ति की भावना का मजाक उड़ाते हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उसी चौराहे से गुजरते हैं तो उनकी दृष्टि मूर्ति की तरफ गई और उस समय उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई पड़ा। उन्होंने जब ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि मूर्ति पर इस बार दूसरा चश्मा लगा हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला चश्मा, चौकोर चश्मा लगा था, लेकिन अब जो चश्मा लगा हुआ है वो तार का बना हुआ है और गोल चश्मा है। अब इस बार तो मूर्ति को देखकर हालदार साहब का कौतूहल और बढ़ गया। अब उन्होंने सोचा, वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। फिर वो जब तीसरी बार आते हैं तो तीसरी बार भी उन्हें मूर्ति पर नया चश्मा ही लगा दिखाई दिया। अब तो हालदार साहब जब भी 15 दिन के बाद आते तो उनकी आदत सी बन गई थी कि जब भी वो कस्बे से गुजरते, चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार जब उनका कौतूहल दुर्दमनी शब्द का अर्थ है जिसको रोका ना जा सके, जब ऐसी स्थिति आ गई तो आखिर उन्होंने पान वाले से ही पूछ लिया कि क्यों भाई, क्या बात है, या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाला, उसके व्यक्तित्व के विषय में मैंने आपको पहले ही बताया कि पान वाला तो हर समय पान खाता रहता था, उसके मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा, खुश मिजाज आदमी था। जब उसने हालदार साहब का प्रश्न सुना तो उसको आंखों ही आंखों में हंसी आ गई। उसको आंखों ही आंखों में हंसी इसलिए आ गई क्योंकि हालदार साहब ने चश्मे बदलने का कारण पान वाले से पूछा। उसकी टोन थिर किया था, उसका टोन बड़ा था, तो जब उसे हंसी आई तो टोन हिलने लगी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला। उसकी बत्ती सी जो थी वो अधिक पान खाने के कारण लाल और काले रंग की हो गई थी। पान वाले ने बताया यह काम जो है वो कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए तो बताया पान वाले ने कि चश्मा बदल देता है। पान वाले ने विस्तार से बताया। अब हालदार साहब ने पूछा कि भाई चश्मा क्यों बदल देता है, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। पान वाले ने बताया कोई गिराक आ गया, समझो। गिराक शब्द का अर्थ है ग्राहक। कोई ग्राहक जब आ जाता है तो जो चश्मे वाला है वो चश्मा बदल देता है। अगर किसी को चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तो कैप्टन उसे किधर से लाएगा, अर्थात उसके पास सीमित चश्मे हैं तो वो मूर्ति का चश्मा उतार कर दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को पान वाले की बात कुछ समझ में आ गई थी कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे शायद नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, बल्कि उसे दुख पहुंचाती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है और इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, अर्थात एक चश्मा वो नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। और जब कोई ग्राहक आता है वो वैसे ही फ्रेम की मांग करता है जैसा मूर्ति पर चश्मा लगा है, तो कैप्टन उसे उतार कर दे देता है। पान वाले ने हालदार साहब को बता दिया कि जो चश्मे वाला है वो नेताजी से क्षमा मांगकर ग्राहक को चश्मा दे देता है और फिर बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम पहना देता है। पान वाले की इस बात को सुनकर हालदार साहब ने कहा, वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है।
अब फिर से एक और प्रश्न हवलदार साहब ने पूछा, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही कि हाँ, कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? मूर्ति पर वास्तविक चश्मा लगा होना चाहिए था, वो कहाँ गया? पान वाला अपने मुंह में दूसरा पान रख चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ भी अधिक नहीं थी, क्योंकि दोपहर के समय लोगों का आवागमन कम रहता है। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा था, तो उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। कत्थे की उसने डंडी अपने मुंह में डाली, पीछे मुड़कर पान फिर से उसने थूका और मुस्कुराकर बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यहाँ पर जो चश्मे पर मूर्ति का ना होना, पान वाले ने बताया कि मास्टर की भूल है। ये पान वाले के लिए ये एक मजाक की बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए यह चकित और द्रवित करने वाली बात थी। नेताजी की मूर्ति बनाने वाला कलाकार इतनी बड़ी भूल कर देगा, यह बात हवलदार साहब के हृदय को आहत करती है, दुखी करती है। उन्हें महसूस हुआ कि वो ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। नहीं, अगर वो अच्छा कलाकार होता, अच्छा मूर्तिकार होता, तो उससे ये गलती नहीं होती। उसने महीने भर में मूर्ति बनाकर जो देने का वादा किया था, बना भी ली उसने, लेकिन पत्थर का चश्मा बनाने में उसे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी होगी, अर्थात काफ़ी मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ा होगा, क्योंकि पत्थर पारदर्शी तो होता नहीं है। तो पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, या वो ये सोच रहा होगा कि कांच वाला बना दिया जाए। शायद वो अनिश्चितता की स्थिति में था और वो ये तय नहीं कर पाया होगा, इसीलिए उसने चश्मा बनाने का विचार छोड़ दिया। या ये भी हो सकता है कि उसने चश्मा बनाने की कोशिश की हो और वो बनाने में सफल ना हुआ हो। अब कई और संदेह लेखक के मन में आ रहे हैं। वो या बनाते बनाते कुछ और बारीक चश्मा वो बनाना चाह रहा हो और इस कारण चश्मा टूट गया हो। पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर मूर्तिकार ने हो सकता लगाया हो, लेकिन वह निकल गया हो। अब हवलदार साहब के मुंह से एक दुखद आवाज़ निकली, उफ। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। जो मूर्ति पर असली चश्मा एक देशभक्त जो चश्मे वाला है, उसके द्वारा यह कार्य बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा था। इन्हीं विचारों में वो खोए हुए थे और पान के पैसे उन्होंने पान वाले को दिए और चश्मे वाले की जो देशभक्ति थी उसको उन्होंने मानो नमन किया हो। नमन करते हुए वो अपनी जीप में बैठे पीछे, लेकिन फिर अभी उनके मन में जो विभिन्न आशंकाएं थीं वो बार बार उठ रही थी। तो फिर वो रुके और पान वाले के पास जाकर पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? जो कैप्टन चश्मे वाले के विषय में हवलदार साहब के मन में विचार उभरे वो ये था कि हो सकता है कि नेताजी के मूर्ति पर चश्मे लगाने वाला व्यक्ति नेताजी के संपर्क में रहा हो, क्योंकि वही व्यक्ति उन के इस अधूरी मूर्ति को देखकर आहत हो रहा हो। पान वाला अपनी आदत के अनुसार उसने फिर नया पान खा लिया था। पान पकड़े वो अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोकर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा और फिर उसने कहा, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। ये पंक्तियां
कैप्टन के चरित्र पर, कैप्टन के व्यक्तित्व पर व्यंग्य है। इन पंक्तियों के माध्यम से पान वाले ने मजाक उड़ाया है। कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति का, उसकी शारीरिक अक्षमता का, उसका वो लंगड़ा था, ठीक से चल नहीं पा रहा था, बूढ़ा था। ये बात हालदार साहब को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो अवाक रह गए, अवाक आश्चर्यचकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा आदमी, सिर पर गांधी टोपी जिसने पहनी है और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची अर्थात छोटा सा एक संदूक बक्सा और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। यहाँ जो व्यक्तित्व है चश्मे वाले का, उसके विषय में लेखक ने स्पष्ट किया है कि वो एक बूढ़ा है और मरियल अर्थात बहुत ही कमज़ोर है, लंगड़ा भी है, लेकिन वो उसके हृदय में देशभक्ति का भाव है। वो गांधी जी के विचारों से भी सहमत है, इसलिए उसने अपने सिर पर गांधी टोपी पहनी है। वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए चश्म को गलियों में जाकर बेचता है। इससे ये पता चलता है कि उसके पास कोई बड़ी और अच्छी दुकान नहीं है। तो इस बेचारे की जो दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। अब ये सोचकर तो हालदार साहब चकित रह गए। वो पान वाले से पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? अगर ये फेरी लगाता है, चश्मे बेचता है, तो इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? फिर से पान वाले से हालदार साहब ने पूछा कि क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। तो पान वाला अब हालदार साहब को चश्मे वाले के संबंध में और अधिक जानकारी करने के विचार में नहीं था। साथ ही दोपहर का समय था, तो इस कारण हालदार साहब का जो जीप का ड्राइवर था वो भी परेशान हो रहा था। हालदार साहब जीप में बैठे और वो चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी वो गोल चश्मा उन्हें दिखाई देता, कभी चौकोर, कभी लाल रंग का, कभी काला, कभी धूप का चश्मा होता, कभी कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, यानी जैसे कि जो धूप से बचाने का चश्मा होता है। लेकिन कोई ना कोई चश्मा मूर्ति पर अवश्य लगा होता। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यदि जब भी वो आते तो लगभग दोपहर का समय होता, तो दोपहर के समय हवा, तेज़ हवा भी चलती है, धूल भी उड़ती है, लोगों का आवागमन भी कम होता है। तो इस कारण उस ऐसे माहौल में जब वो नेताजी की मूर्ति पर नए नए चश्मे देखते तो उनका मन जो था वो प्रफुल्लित हो उठता। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चश्मे पर कोई भी किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं लगा था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे की जो अधिकांश दुकानें थी वो सभी दुकानें बंद थी। अगली बार भी जब 15 दिन के बाद हालदार साहब आते तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था। अब हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। हालदार साहब की इस बात को सुनकर पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूक दिया और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुनते ही हालदार साहब अत्यंत भावुक हो गए और इसके आगे वो पान वाले से कुछ भी नहीं पूछ सके। कुछ क्षण वो चुपचाप खड़े रहे। फिर पान के पैसे उन्होंने पान वाले को दिए और जीप में आकर बैठे और चले गए।
लेकिन जब वो जीप में बैठे हुए जा रहे थे तो बार बार वो यही सोच रहे थे कि उस कौम का क्या होगा जो अपने देश की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी, अपनी धन दौलत, सब कुछ देश की सेवा में लगा देते हैं। लोग उनका मजाक बनाते हैं, लोग उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। अर्थात लोग कितने स्वार्थी हैं जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसका मूल्य पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, देश के साथ धोखा करते हैं। इन्हीं सब विचारों के कारण हालदार साहब का मन दुखी हो गया। 15 दिन के बाद फिर वो उसी कस्बे से गुजरते हैं, लेकिन कस्बे में घुसने से पहले ही उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आता है। कस्बे की जो हृदय स्थली थी, अर्थात जो मेन चौराहा था, उस चौराहे पर जो नेताजी की मूर्ति स्थापित थी, हालदार साहब ये सोच रहे होंगे कि वो मूर्ति तो उसी स्थान पर स्थापित होगी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा होगा, क्योंकि मास्टर उस चश्मे को बनाना भूल गया था। और कैप्टन जो मूर्ति पर चश्मे लगाता था उसकी भी मृत्यु हो गई है। अब इस विचार से हालदार साहब का हृदय बहुत दुखी था। उन्होंने विचार बनाया कि अब आज वो उस चौराहे पर न रुकेंगे, ना पान खाएंगे, ना वो मूर्ति की तरफ देखेंगे, सीधे वहाँ से वो निकल जाएंगे। अपने इस विचार से उन्होंने ड्राइवर को अवगत कराया और ड्राइवर को आदेश दिया कि आज चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान कहीं आगे जाकर खा लेंगे। क्योंकि वो जब भी चौराहे से गुजरते तो पान वाले की दुकान पर पान वो अवश्य खाते, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर थे। यदि एक आदत हो जाती थी, उस आदत को बदलने में वो समर्थ नहीं थे। जैसे ही चौराहा आता है उनकी दृष्टि मूर्ति की तरफ चली जाती है। अब मूर्ति की तरफ जब उनकी दृष्टि गई तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया कि जिसे वो देख करके चीख पड़े और ड्राइवर को उन्होंने आदेश दिया, रोको। जीप स्पीड में थी तो ड्राइवर ने जीप को रोकने के लिए ब्रेक लगाए। जीप में जब ब्रेक लगा तो रास्ता चलते हुए लोग जो थे वो जीप को देखने लगे। जीप पूरी तरह से रुक भी नहीं पाई थी। ये हालदार मूर्ति पर चढ़ा हुआ छोटा सा चश्मा जैसे उन्होंने देखा, वो बच्चों ने जिसे खेल खेल में बनाया था, और उस चश्मे को देखकर हालदार साहब का हृदय भावुक हो गया। अब इस बात पर उनकी आंखें भर आई थी, क्योंकि अब उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका मन जो आशंकित था वह आशंका दूर हो गई थी कि इस देश में देशभक्ति का भाव अभी भी विद्यमान है, और यह भाव जब बच्चों में है तो उस देश का भविष्य कभी भी बिगड़ नहीं सकता। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस पाठ के संबंध में संपूर्ण जानकारी हो गई होगी। तो शीघ्र ही आपसे एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।